So method overloading we have already discussed it before. Method overloading होता क्या है ये हम पढ़ चुके हैं. Actually is a scenario when within a same class there may exist multiple functions but with the same name and different signature. So you call such a scenario as function overloading or method overloading. Same goes with the constructor overloading. When you discuss constructor overloading, it means that there is a class in which there may exist multiple constructors such that they are differentiating from each other with respect to their parameters. So these are the two topics which we have already discussed in detail. So today our topic is how to pass an object as a parameter. इससे पहले जब आप फंक्शन लिखते हो तो उस फंक्शन के अंदर आप क्या करते हो. लेट्स कंसीडर दिस सिंपल एग्जांपल. इसके अंदर आप देखें एक फंक्शन है जिसका नेम है सम और फंक्शन की रिटर्न टाइप है इंट और फंक्शन एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है आई टाइप का. ठीक है, तो ये तो सिंपल चीजें हैं, ये आपको पता है कि क्या कह रहे हैं या इसका क्या मतलब है या क्या मकसद है. यू नो दिस आइडिया वेरी वेल. ठीक है, अब ये सम फंक्शन है. सम फंक्शन के अंदर जब भी आप कोई भी फंक्शन लिखते हो उसके अंदर आपको तीन चीजें सबसे पहले डिफाइन करनी पड़ती हैं. कौन कौन सी तीन चीजें हैं वो. जब भी आप कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले यू हैव टू डिस्कस द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन कि फंक्शन क्या कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं. अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा इट मींस यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट विद void. और अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू रिटर्न कर रहा है सो यू हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय द रिटर्न टाइप. ठीक है, फिर आप डिस्कस करते हो फंक्शन का नेम and then you discuss the parameters whether this function is accepting certain parameters or not. अगर फंक्शन कोई पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है तो आप उसको पास करते हो. तो यहाँ इस फंक्शन के स्ट्रक्चर को देख लें, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको. वैसे ये हम पढ़ चुके हैं. बोल रहे हैं. तो ये एक सम फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप इंट है और जो एक ही पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप चाहें तो जब आप ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास करते हो ना, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर एक पैरामीटर आप पास करें जिसका नाम है आई. इस आई की जगह क्या मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर सकती हूँ या नहीं. अगर मुझे ऑब्जेक्ट पास करनी है तो उसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें मुझे चाहिए वो मुझे डिसाइड करना है. एक तो मुझे उसके लिए चाहिए ऑब्जेक्ट नेम और दूसरा मुझे उसके लिए चाहिए क्लास नेम. ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम आपको पता है अपनी मर्जी का कोई भी हो सकता है, लेकिन क्लास नेम वो स्पेसिफिक नेम होगा जिसकी ऑब्जेक्ट आप एक्चुअली क्रिएट करना चाहते हैं. सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम इज वेरी वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ वेरिएबल नेम. जो आप वेरिएबल नेम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं जैसे आई आपने अपनी मर्जी का किया, इंट एक्स, इंट वाई, इंट जी, इंट नंबर, इंट वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से रिप्रेजेंट करते हो ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं और जो भी आप नाम रखेंगे वो एक्चुअली इट रिजेंबल्स द वेरिएबल नेम. एंड व्हेन यू डिस्कस अबाउट द नेम ऑफ क्लास, तो नेम ऑफ क्लास एक्चुअली इज सिमिलर टू दैट ऑफ डाटा टाइप. जैसे आपकी डाटा टाइप होती है ना वैसे ही क्लास का नाम भी होता है. क्लास का नेम जब आप बताओगे तो वो एक्चुअली डाटा टाइप होगी आपको. सो व्हेन एवर यू वांट टू पास एन ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर इट मींस you should have two different stuff. One is the object name और सेकंड इज द क्लास नेम. यानी जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो आपको वो क्लास स्पेसिफाई करनी है और जिसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं आपको वो ऑब्जेक्ट बताना है. ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है जो भी आप रखना चाहो. सो लेट्स जंप टुवर्ड्स द कोड. ये कोड है, इस कोड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें. इसके यहाँ पर अगर आप देखें तो टेस्ट क्लास है और टेस्ट क्लास के अंदर दो वैल्यूज आपने डिक्लेयर की हैं ए और बी. ठीक है, फिर टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने दो डिफरेंट वेरिएबल्स को पास किया है. इट मींस दिस इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. और फिर उसके बाद आपने एक फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन में आप ऑब्जेक्ट को पास करोगे पैरामीटर के तौर पर. ठीक है, यानी जहां पर इससे पहले हम लिखते थे इंट आई, स्ट्रिंग ए और एनीथिंग रिलेटेड टू आर्गुमेंट्स, यहाँ पर आप क्या करना चाह रहे हो, यहाँ पर आप वहां पे ऑब्जेक्ट पास करोगे. सो दिस इज अ सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप आपने बताई है कि बूलियन है. बूलियन जब भी किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है तो इट मीन्स कि बूलियन कैन बी ट्रू और बूलियन कैन बी फॉल्स. सो बूलियन डाटा टाइप का रिजल्ट दो ही तरह का होगा, या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या वो फॉल्स रिटर्न करेगा.
अगर वो ट्रू रिटर्न करेगा तो कोई कंडीशन ट्रू होगी जिसके रिजल्ट में वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। सो बूलियन डाटा टाइप आपने मेंशन की, उसके बाद हमने इक्वल्स लिखा जो कि हमारे फंक्शन का नाम है, और यहाँ पर आप गौर से देखें ये चीज है आपके काम की। इसके अंदर दो चीजें लिखी हुई हैं, एक है टेस्ट और दूसरा है ओ। ये दोनों चीजें आपकी समझ आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। तो अगर आप इनको देखना चाहें, आप कैसे यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे टेस्ट क्या चीज है और ओ क्या चीज है। टेस्ट एक्चुअली जो है ये क्लास का नेम है, ठीक है। टेस्ट क्लास नेम है, उस क्लास का नाम है जो कि आप ऑब्जेक्ट जिसकी क्रिएट करना चाह रहे हो। और दूसरा है ओ। तो ओ जो है वो यहाँ पर स्मॉल ओ है, तो आप कोशिश करें कि किसी तरह से ये ओ जो है ये स्मॉल ही रहे। स्मॉल ओ जो है इधर ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कौन सा है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये आपको डिसाइड करना है। ये टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। आई सपोज दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट क्लास। ओके, तो टेस्ट जो है यहाँ पर टेस्ट क्लास नेम है। अगर आप किसी और क्लास को इधर कंस्ट्रक्ट करते हो, टेस्ट क्लास के बजाय कोई और क्लास होगी टेस्ट एबीसी, तो यहाँ पर ये वो टेस्ट रिप्लेस हो जाएगा उस एबीसी से। तो इट मीन्स यू कैन से दैट टेस्ट इज एक्चुअली द क्लास नेम, और यू कैन ऑल्सो से दैट क्लास नेम इज एक्चुअली अ डेटा टाइप, राइट। तो आप यहाँ पर क्लास नेम एक्चुअली जो बताते हो वो क्या होता है, डेटा टाइप। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप ऑब्जेक्ट पे बात करें तो ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है जिसके बारे में आप वैल्यू पास करते हो। तो दिस इज हाउ एक्चुअली यू क्रिएट अ class, and then you create an object of that class, and then you pass that object as a parameter to some function, and that function here is equals. तो ऑब्जेक्ट को कैसे आपने पास किया है, ऑब्जेक्ट को पास करने के लिए आपको दो ही चीजें चाहिए थी, क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम। सो वी आर डन विद दैट, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम भी आपको मिल गया, क्लास नेम भी मिल गया। अब फंक्शन की बॉडी के अंदर आप कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो, वो आपके लिए जरूरी नहीं है। सिर्फ ये स्पेसिफाई करना यहाँ पर जरूरी है कि जो आप रिटर्न करोगे ना वो वैल्यू ट्रू होनी चाहिए या वो वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। इट मीन्स योर फंक्शन शुड हैव एटलीस्ट वन रिटर्न स्टेटमेंट। आपके फंक्शन के पास कोई ना कोई एक रिटर्न स्टेटमेंट जरूर होनी चाहिए। अगर एक भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो वो आपको एरर देगा। जैसे ही आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखोगे तो ऑब्वियसली वो रिटर्न स्टेटमेंट देखते ही एरर जो है वो खत्म हो जाएगा। और रिटर्न ए बी सी कुछ लिखोगे तो अगेन एरर होगा। क्योंकि बूलियन है तो वो सिर्फ रिटर्न ट्रू या रिटर्न फॉल्स पे ही मानेगा, इसके अलावा किसी चीज पे नहीं, ठीक है। तो ये है इक्वल्स फंक्शन। इक्वल्स फंक्शन की बॉडी के अंदर आपने एक सिंपल सी कंडीशन लगाई है जिसमें आप ये कर रहे हो कि ऑब्जेक्ट ये ओ, ठीक है, ओ डॉट ए आपने किया है। व्हाट एक्चुअली दिस ओ डॉट ए इज, ये ओ डॉट ए अगर मैं आपसे पूछूं ये ओ डॉट ए क्या चीज है, तो ओ डॉट ए एक्चुअली ओ है आपका ऑब्जेक्ट और ए है आपका वेरिएबल। तो जब आप कंबाइन ओ डॉट ए लिखते हो ना, तो ओ डॉट ए के थ्रू आप, सॉरी स्मॉल ए है ये, ओ डॉट ए स्मॉल ए जब आप लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि आप ए वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो बाय यूजिंग द रेफरेंस ऑफ विच ऑब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब आपने ये टेस्ट ओ लिखा है तो ओ के अंदर उस वक्त हुआ ये है कि जितना भी डाटा टेस्ट क्लास के अंदर था वो सारे का सारा डाटा एक कॉपी बनी है और वो सारा डाटा ओ के अंदर भी चला गया है। इट मीन्स वट एवर डाटा इज अवेलेबल इन दिस टेस्ट क्लास इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस ओ, ठीक है, इन दिस ओ ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये टेस्ट का ऑब्जेक्ट है तो जो भी डाटा टेस्ट क्लास के अंदर है वो ऑटोमेटिकली इस ओ क्लास ओ ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक्सेस हो सकता है। लेकिन टू एक्सेस द डाटा ऑफ टेस्ट क्लास आपने क्या करना होगा, ओ के थ्रू एक्सेस करने के लिए आपको हमेशा हर जगह पर ओ डॉट ए यूज करना पड़ेगा, और ओ डॉट ए रिप्रेजेंट करता है रेफरेंस वेरिएबल को, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिखूं व्हाट एक्चुअली ओ डॉट ए इज, इट मींस टू एक्सेस a variable, that is to access a by using object o रेफरेंस, यानी ओ ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से आप उसे एक्सेस करो। आई विल रिपीट इट अगेन कि आपने यहाँ पर जो ओ डॉट ए यूज किया है, ओ डॉट ए का मतलब ये हुआ कि आपने ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जितना डेटा है वो सारा टेस्ट क्लास का डेटा है। अगर आपने उस ओ क्लास के अंदर किसी भी डेटा को एक्सेस करना है तो हाउ विल यू एक्सेस दैट, टू एक्सेस दैट डेटा आप क्या कर सकते हैं, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपने रेफरेंस डॉट वाला यूज करना है। सो आपका जो ऑब्जेक्ट का नेम होगा डॉट
वेरिएबल नेम, ठीक है। अगर आप इसको जनरलाइज करें तो आप किस फॉर्म में जनरलाइज करेंगे, योर ऑब्जेक्ट नेम डॉट योर वेरिएबल नेम, ठीक है। सो थिंग्स आर क्वाइट सिंपल टिल हियर। यहाँ तक आपके ख्याल में चीजें जो हैं वो बहुत सिंपल हैं। अब इसको अगर आप मजीद थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें तो आप इसको कैसे करोगे, ओ डॉट ए आपने क्या किया है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस डाला है और फिर उसके थ्रू आपने क्लास के किसी भी वेरिएबल को यूज किया। अब यहाँ इस इफ स्टेटमेंट के अंदर एक्चुअली हो ये रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ओ के रेफरेंस से ए की वैल्यू को और ओ के रेफरेंस से बी की वैल्यू को चेक कर रहे हो। अगर वो वैल्यू एक जैसी है तो आप ट्रू रिटर्न कर रहे हो, यानी कि ओ डॉट ए इक्वल्स टू ए एंड ओ डॉट बी इक्वल्स टू बी। अगर वो ट्रू है, इक्वल वाकई है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। आप इसकी बॉडी को अपनी मर्जी से किसी भी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा समझाने का कंसर्न ये था कि जब आप टेस्ट ओ यानी टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट ओ पास करते हो तो जो भी डाटा टेस्ट क्लास के अंदर है वो सारा ओ के अंदर एक्सेसिबल हो जाता है। लेकिन आप उसको एक्सेस कैसे करते हो, आप उससे ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम के रेफरेंस के साथ एक्सेस करते हो, यानी पॉइंट वैल्यू आप यूज करते हो, पॉइंट को आप यूज करते हो टू एक्सेस द रेफरेंस ऑफ ईच वेरिएबल्स दैट आर each variable that is already available in test class, ठीक है। तो इसका एक मेन फंक्शन है, यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत डिटेल में बात हुई है। when an object of test class is created then all the data that is present in that test class becomes automatically the part of that object too, ठीक है। यानी उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाती है जो डाटा टेस्ट क्लास में है, ठीक है। उस टेस्ट क्लास के अंदर जितना डाटा है उसकी एक कॉपी बनेगी और वो कॉपी ऑब्जेक्ट के पास हो जाएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगी। और इनसाइड द इक्वल्स फंक्शन आप ये चेक कर रहे हो कि जितना भी टेस्ट क्लास है उसका डाटा एक्सेस हो सकता है या नहीं, तो वो बिल्कुल एक्सेसिबल हो सकता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, as it is accepting object of that class. So things are quite simple till now. So यहाँ पर आगे आपने उसी की मेन क्लास बनाई है और मेन क्लास के अंदर आपने 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। और हर ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पर 122 वैल्यू पास की ऑब्जेक्ट 1 को। टेस्ट क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट आपने बनाया ऑब्जेक्ट 2, उसको आपने 122 वैल्यू पास की है। टेस्ट क्लास का आपने तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दैट इज ऑब्जेक्ट 3, और इसके अंदर आपने -1 वैल्यू, एक्चुअली दिस -1 वैल्यू इज यूज्ड for the null reference. It means that object has been initialized but the reference to the variables is null. So -1 is always used to represent a null reference. So keep this in your mind. इसके बाद आपने क्या किया है, आप चूंकि किसी और क्लास का फंक्शन किसी और क्लास से एक्सेस कर रहे हो, इस क्लास का नेम है पास ओबी और जो प्रीवियस क्लास है इसका नाम है टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट क्लास के इस इक्वल फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहे हो, हाउ विल यू एक्सेस दैट फंक्शन, जस्ट टू एक्सेस दैट फंक्शन यू विल बी यूजिंग द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट द फंक्शन नेम, ओके। आप ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज करोगे और उसके साथ आप फंक्शन का नेम यूज करोगे एंड देन यू विल पास सर्टेन पैरामीटर्स ओवर हियर। तो इसको प्रैक्टिस करते हैं, कंपाइलर पे देखते हैं, तब आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ आ जाएगा। सो लेट मी जस्ट ओपन इट फर्स्ट। ये है आपकी एससी क्लास को जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये वहां से कुछ, आई थिंक आई शुड रिमूव इट ऑल। ओके, सो ये है आपकी मेन क्लास, ठीक है। मेन क्लास के बाद आप यहाँ पर सेपरेट एक क्लास बना रहे हो, उस क्लास का नाम मैं लिखती हूँ, क्लास का नाम है क्लास टेस्ट, ठीक है। टेस्ट क्लास के अंदर आप 2 डिफरेंट वैल्यूज लेते हो, इंट val1 कॉमा val2 semicolon, then you will use a constructor over here. Constructor name should be similar to that of class name. So this constructor is actually a parameterized constructor and this is accepting 2 different types of parameters. One is of integer a and the second one is integer b. So इसके अंदर normally you use a constructor to initialize values. यहाँ पर आप वैल्यूज को इनिशियलाइज करोगे, यानी मैं val1 को इनिशियलाइज कर देती हूँ, जो भी वैल्यू ऑब्जेक्ट बनते हुए टेस्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर पास की जाएगी वही वैल्यू val1 के अंदर आएगी और ऑब्जेक्ट बनते हुए वो वाली
जो वैल्यू जो ऑब्जेक्ट बनते हुए सेकंड नंबर पर लिखी जाएगी कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो वैल 2 में जाएगी और उसको मैं इक्वल करती हूँ बी के। सो ए और बी दो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर आपने वैल्यूज ली हैं और उनको आपने इनिशियलाइज कर दिया है। सॉरी, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 आपने दो डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज ली हैं और उनको ए और बी से आपने इनिशियलाइज किया है। और ये वैल्यू एक्चुअली आप किस वक्त पास करेंगे, ये जब आप न्यू क्लास 1 के अंदर यहाँ पर इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस वक्त आप पास करोगे। ठीक है। इसके अंदर मैं एक और फंक्शन लिखने जा रही हूँ जिसकी रिटर्न टाइप है बूलियन। व्हेन आई राइट बूलियन, तो इसके बाद क्या होगा, बूलियन के बाद यहाँ पर मैं फंक्शन का नेम स्पेसिफाई करूंगी। आई विल राइट द नेम ऑफ फंक्शन एज इक्वल्स। तो ये इसका नाम मैंने रख दिया इक्वल्स। ठीक है। इसके बाद ये हो गया ऐसे। ठीक है। इक्वल्स के अंदर आप फिलहाल कोई भी पैरामीटर पास ना करो, हम ऑब्जेक्ट को पास करेंगे इस इक्वल्स के अंदर। ठीक है। तो रिटर्न कैसे होगा, रिटर्न के लिए आप जब तक रिटर्न नहीं लिखोगे तब तक ये ब्रैकेट के नीचे वाला एरर आता जाएगा। जैसे ही आप रिटर्न ट्रू या रिटर्न फॉल्स कुछ भी आप लिखेंगे, दिस एरर विल बी वैनिश्ड। तो आपने जैसे ही लिखा वो एरर खत्म हो गया। ठीक है। इसके अंदर मैं कोई कंडीशन स्पेसिफाई करती हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट द कंडीशन। आई विल राइट इफ it holds certain condition then return true. If it does not hold that condition then just return false. So I will write false over here and return false. right? तो अब देखते हैं कंडीशन हमने क्या स्पेसिफाई करनी है। आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इफ, अगर आपकी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ओ, जो कि आपकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगी, अभी तक हमने पास ही नहीं की, इस इक्वल्स फंक्शन के अंदर मैं एज अ पैरामीटर पास कर रही हूँ ऑब्जेक्ट को। ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा किस क्लास का है, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। टेस्ट, आई विल स्पेसिफाई टेस्ट हियर, क्योंकि मुझे जब भी ऑब्जेक्ट पास करनी होती है पहले मुझे उसकी क्लास बतानी पड़ती है। तो टेस्ट इज द क्लास कि किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम, तो ओ जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट का नेम है और टेस्ट जो है वो मेरा क्लास का नेम है। इफ यहाँ पर मैं कंडीशन में लगाती हूँ कि ओ डॉट val1 अगर इक्वल है किसके, val1 के, एंड ओ डॉट val2 इक्वल है val2 के, तो फिर क्या होगा, इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ की वैल्यू 1 है ना, वो वैल्यू 1 इक्वल है इस टेस्ट क्लास के अंदर जो वैल्यू 1 है उसके, और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ जो वैल्यू 2 है वो अगर इक्वल है दिस वैल्यू 2 के, तो इट मीन्स रिटर्न कर दो ट्रू। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ये जो कंडीशन मैंने लिखी है इसका मतलब ये हुआ कि ओ यानी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ का जो वैल 1 है, अगर उसकी वैल्यू इस क्लास के वैल 1 के इक्वल है तो इट मीन्स आप रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है। और इसी तरह से val2 की वैल्यू जो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के अंदर है और इस val2 के साथ है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो रिटर्न ट्रू करें, अदरवाइज इसको रिटर्न फॉल्स कर दें। ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस टेस्ट क्लास का। हाउ विल यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, यू विल जस्ट राइट टेस्ट एंड देन यू विल राइट टेस्ट obj1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। क्या मैं ये इन ब्रैकेट्स को खाली छोड़ सकती हूँ? नहीं। क्यों नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इस क्लास में आपने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें 2 वैल्यूज पास होनी है। सो यू हैव टू राइट 2 वैल्यूज इन इट। आपने पास कर दी हैं 4 और 5 वैल्यूज। मैं 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती हूँ और एक मैंने क्रिएट कर दी है ऑब्जेक्ट 1, मैं कॉपी पेस्ट कर दिया है, मैं इसको अपडेट करती हूँ। ये ऑब्जेक्ट 2 है मेरी, ये ऑब्जेक्ट 3 है। इन दोनों की वैल्यू मैं सेम रखती हूँ और यहाँ पर मैं नल रेफरेंस स्टोर करती हूँ। नल रेफरेंस एक्चुअली होता है -1 एंड -1, सो दिस इज एक्चुअली नल रेफरेंस। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ। जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो, अगर सेम क्लास के अंदर फंक्शन कॉल कर रहे हो तो आप सिर्फ फंक्शन का नेम लिखते हो, आप ब्रैकेट्स डालते हो, सेमीकोलन, और वो फंक्शन कॉल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ये फंक्शन जो है एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है और वो पैरामीटर किस टाइप का है, टेस्ट टाइप का है। ठीक है। जो ऑब्जेक्ट आप इसको पास करोगे ना, वो आपने यहाँ पैरामीटर्स के दरमियान से एक ऑब्जेक्ट इसको पास करनी है, नंबर 1। और नंबर 2, चूंकि ये डिफरेंट क्लासेस के अंदर है, फंक्शन डिफाइन टेस्ट क्लास में हुआ है और फंक्शन कॉल न्यू क्लास 1 से हो रहा है, तो आपको
डिफरेंट क्लास के अंदर से डिफरेंट फंक्शन कॉल करने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज करना पड़ता है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो आप जिस क्लास में वो फंक्शन अवेलेबल है। तो फंक्शन अवेलेबल है टेस्ट क्लास में, इसलिए आप टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ऑब्जेक्ट पहले से आपने बनाया हुआ, आप सिर्फ उसका रेफरेंस यूज करोगे। तो टेस्ट क्लास का मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है obj1 डॉट इक्वल्स मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक हो गया, लेकिन अभी भी आप देखें ये इक्वल्स फंक्शन एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है और उस पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट पास हो रही है। और वो ऑब्जेक्ट किस तरह की है, वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक क्लास के टाइप की ऑब्जेक्ट है। और वो क्लास कौन सी है, वो टेस्ट क्लास है। यानी जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर पास करोगे वो किस तरह की होनी चाहिए, वो टेस्ट क्लास की ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। तो टेस्ट क्लास की तो आपने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाई हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, ठीक है। obj2 what will be the output of this program if I run it out। मैंने ऑब्जेक्ट 1 डॉट इक्वल्स कॉल किया ऑब्जेक्ट 2 के साथ। इस तरह के आप एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में। What will be the output of it? क्लास इसका आउटपुट कुछ भी नहीं होगा। आप इसको रन करके देखें, इसका आउटपुट क्यों कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं पर भी कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रहे, नंबर 1, ठीक है। जब आप कोई प्रिंटिंग स्टेट मैम जी वालेकुम अस्सलाम। मैम ये काफी ज्यादा बच अच्छा, ये प्रोग्राम जब रन होगा तो इसका आउटपुट कोई भी नहीं मिलेगा, राइट। क्यों आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कहीं भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं लिखी। अब इस चीज को आपने अवॉइड करने के लिए क्या करना है, अगर आप व्हाट इफ यू राइट अ प्रिंटिंग स्टेटमेंट विद इन दिस इफ एल्स स्टेटमेंट, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। लेकिन जब भी कोई फंक्शन ऐसा हो जो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा हो ना, तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप कहाँ स्पेसिफाई करते हो, आप हमेशा जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट आपने लिखनी होती है ना, वो उसी के अंदर सब फंक्शन को कॉल कर लेते हो, ठीक है। जैसे cut it and then I paste it over here with a plus sign, और इसके अंदर मैं लिखती हूँ obj1 इक्वल्स टू obj2। क्या ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 आपस में एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। और इसी तरह से मैं चेक करूंगी ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 3 के आपस में एक दूसरे के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करती हूँ, यहाँ पर 1 के साथ ऑब्जेक्ट 3 यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे वो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 अगर आप उसको समझें तो वो देखें, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर 4 और 5 पैरामीटर्स हैं, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी 4 और 5 पैरामीटर्स हैं। इट मींस ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 के इक्वल आ सकता है। बट इफ यू कंसीडर ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 3 का रेफरेंस, तो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर 4 5 है, जबकि ऑब्जेक्ट 3 के अंदर नल वैल्यूज हैं। तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 3 के केस इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन का रिटर्न का आंसर आएगा ट्रू और सेकंड आएगा फॉल्स। सेकंड क्यों फॉल्स आएगा, सेकंड इस वजह से फॉल्स आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 के अंदर वैल्यूज है 4 5 और ऑब्जेक्ट 3 के अंदर वैल्यूज है -1 आप ऑब्जेक्ट 1 को चेक कर रहे हो, क्या वो ऑब्जेक्ट 3 के इक्वल है, नो इट इज नॉट इक्वल, सो इट विल रिटर्न अ फॉल्स। while ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 both are equal, so it will return a true statement, so just run it out and check its output। इसको हम रन करते हैं और कुछ चीजें फिर चेंज करके देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का आउटपुट देख लें, ये मिला है आपको ट्रू, और इसको ट्रू ही मिलना चाहिए था क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के पैरामीटर्स एक जैसे हैं। और ऑब्जेक्ट 3 का जो रिजल्ट है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 के पैरामीटर्स डिफरेंट है और ऑब्जेक्ट 3 के पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, तो इस वजह से ये जो है फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक। व्हाट इफ आई चेंज दिस कंडीशन, इस कंडीशन को अगर मैं थोड़ा सा बदल दूं और मैं इधर लिख दूं इक्वल्स टू ओ डॉट वेल 2। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, अब पहले जो है वो हर दफा ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस की बात हो रही थी, अब हर दफा क्या चेक होगा कि क्या ओ डॉट वैल्यू 1 की इक्वल है वैल्यू ओ डॉट वैल्यू 2 के। यानी अगर वैल्यू 1 इक्वल हुआ वैल्यू 2 के तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर वैल्यू 1 इक्वल हुआ वैल्यू 2 के तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर वैल्यू 1 इक्वल नहीं है वैल्यू 2 के तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट अब क्या आएगा आपके ख्याल में, इन्हीं फंक्शंस को अगर मैं कॉल करूं तो व्हाट विल बी द रिजल्ट। ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 2, तो अब क्या रिजल्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 3, अब क्या रिजल्ट आएगा। आई हैव एक्चुअली स्विच्ड कंडीशन, आई हैव एक्चुअली चेंज्ड आउट द कंडीशन।
तो इसको रन करके आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक्चुअली जो रिजल्ट आएगा वो मैं अब आपको खुद ही बता देती हूँ। ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का देख लें। ऑब्जेक्ट 1 के अंदर 4 और 5 वैल्यू है। पहले एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू के साथ कंपेयर हो रही थी, ठीक है। कंडीशन इस तरह से थी। अब ये है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को आप इक्वल टू देख रहे हो, यानी वैल्यू 1 क्या इक्वल है वैल्यू 2 के। तो क्या ऑब्जेक्ट 1 के केस में इक्वल है वैल्यू दूसरे के? 4 और 5 आपस में इक्वल है? नो। 4 और 5 आपस में इक्वल है? नहीं। यानी वैल्यू 1 इक्वल है वैल्यू 2 के? नहीं। वैल्यू 1 इक्वल है वैल्यू 2 के? नो। बट इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट 3 वैल्यू 1 इज इक्वल टू वैल्यू 3। सो इट मींस इस केस का रिजल्ट फॉल्स, इसका फॉल्स और इसका ट्रू। सो ऑब्जेक्ट 3 के लिए आप चेक कर सकते हो तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, और इस ऊपर वाली स्टेटमेंट के लिए रिजल्ट आपका क्या आएगा? फॉल्स आएगा। सो पहली दफा जो आउटपुट था, सेकंड टाइम आउटपुट उसका ऑपोजिट है। बुराई जो लाई जाती है जो ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर कुछ और थोड़ी बहुत चेंजेस करके देखते हैं। व्हाट इफ आई राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट ओवर हियर, तो आप देखिएगा फौरन पहले एरर आने लग गया। एरर क्यों आने लग गया? आपके ख्याल में एरर क्यों आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले इफ स्टेटमेंट के अंदर एक ही स्टेटमेंट थी, बट नाउ इफ स्टेटमेंट हैज टू स्टेटमेंट, सो इट हैज स्टार्टेड गिविंग एरर। व्हाई? कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि भाई कौन सी स्टेटमेंट इसका पार्ट है और कौन सी नहीं। सो इट मींस अगर इफ एल्स के अंदर एक एक स्टेटमेंट है तो कंपलसरी नहीं है आपके लिए एक्स्ट्रा ब्रैकेट, बॉडी की ब्रैकेट यूज करना, लेकिन अगर उसके अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो फिर वो आपको एरर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा टैब अप्लाई करती हूँ, और ऐसा टैब अप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगा दिए। अब ऑटोमेटिकली ये आपको मल्टीपल टाइम्स रिजल्ट देगा। हर दफा ये चेक करेगा इन दोनों की आपस की वैल्यू, ठीक है, और रिजल्ट पहले प्रिंट कर देगा ट्रू हुआ तो ट्रू, अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स, और अकॉर्डिंगली यहाँ से भी रिजल्ट अपडेट करेगा। अपने माइक्स बंद किया करें प्लीज।